कि हम लोग सीटेट दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए सीटेट का जो सीडीपी पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम लोग जो पेपर आपका 21 जनवरी 2024 को हुआ था, 21 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट, ठीक है, इसका जो सीडीपी पोर्शन है हम लोग उसको हल करेंगे, ठीक है। और कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम इसी डेट का जो पेपर सेकंड रहेगा उसकी सीडीपी हल करेंगे। तो हम लोग जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की सीडीपी को साथ में हल करते चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसमें ये जो क्लासेस हैं हमारी, इसमें हम एक एक पॉइंट को, एक एक सेंटेंस को क्लियर करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय, किसमें? खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है इसलिए, और मैं लड़का हूं, मैं भाला फेंकने में हिस्सा लूंगा, वो लड़की है तो रस्सी कूदने में हिस्सा लेगी, और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। ये यहाँ पे किसको दिखा रहा है? ये यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, जिसमें समाज ने क्या किया है, यहाँ पे लड़कों और लड़कियों के जो रोल हैं उनको बांट दिया है कि लड़के जो हैं वो क्रिकेट खेलेंगे, भाला फेंकना हो गया, कबड्डी हो गई, ऐसे काम करेंगे, और लड़कियां जो है वो रस्सी कूदना हो गया, ये जो छोटे मोटे खेल हैं, या जो लड़के हैं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, लड़कियां होम साइंस पढ़ेंगी। ये जेंडर रूढ़िवादिता है। ये क्या है? ये जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है। और इसमें हमें कहीं भी जेंडर इक्वलिटी नज़र नहीं आ रही है। जेंडर इक्वलिटी यहाँ जहाँ पे हम दोनों ही जेंडर में समानता दिखाते हैं, जेंडर कॉन्स्टेंसी या फिर जेंडर इक्विटी, इसमें इस ऑप्शन, इस प्रश्न में कहीं नहीं नजर आ रही, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में अंतर क्या होता है? देखिए, अपसारी जो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जिसमें हम एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं, एक सवाल को कई फॉर्मूलाज अप्लाई करके लगाने का प्रयास करते हैं, यानी कि एक प्रॉब्लम को लेकर के हम कई दृष्टिकोण से सोचते हैं, ठीक है। और जो अभिसारी है कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसमें हम ये मान लेते हैं कि बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही एक तरीका है, ये सवाल सिर्फ यही एक फॉर्मूला से लग सकता है, ठीक है। तो ये अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट में हम कई उत्तरों को प्रोत्साहित करते हैं, एक प्रश्न के कई तरीके से उसको हम हल कर सकते हैं। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये एक ही समाधान पर स्थित है कि इस प्रॉब्लम का एक ही हल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अपसारी है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एंड जो अभिसारी है वो एक ही समाधान पर स्थित रहता है, इसलिए ऑप्शन जो इसमें फर्स्ट रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? समावेशी शिक्षा के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है वो हमको इसमें ढूंढना है। देखिए अच्छा पहले तो ये समझिए कि समावेशी शिक्षा क्या कहती है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि ऐसा शैक्षिक वातावरण जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों की जरूरतों को एक्सेप्ट करे, उनको समर्थन दे, चाहे वे किसी भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भाषाई या आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हों, चाहे वो कहीं से भी आते हों, उनकी भाषा चाहे जो भी हो, सभ्यता संस्कृति चाहे जो भी हो, लेकिन हम क्या करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, ठीक है। सबको एक समान समझते हैं, ठीक है, सबको साथ मिलकर के पढ़ाते हैं, वो है समावेशी शिक्षा। अब इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? पहला कहता है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें। ये बात समावेशी शिक्षा के बारे में सही है, हमें क्या है, गलत ढूंढना है। ये सही है, क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रहे। दूसरा कहता है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये भी बात सही है, ठीक है। ये क्या है, यह समावेशी शिक्षा की भावना को यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है भाई। एक समावेशी कक्षा
भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है, कि भाषा शैली में जो अंतर है, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, अलग अलग लैंग्वेज है उनकी, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उनके सहयोग को यहाँ पे हम बढ़ावा देते हैं। ठीक है भाई, समावेशी शिक्षा में जो विविधता है ना उसको एक्सेप्ट किया जाता है, भाषा, संस्कृति, शैली, इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसको नकारा नहीं जाता। ये अब देखिए, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये ऑप्शन इसमें जो है वह समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, क्योंकि समावेशी कक्षा क्या कहती है, ये एक फिक्स्ड निश्चित पाठचर्या की बात कर रहा है, फिक्स्ड कैरिकुलम की बात नहीं करती है। ये फ्लेक्सिबल की बात करती है। समावेशी शिक्षा किसकी बात करती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है। इसमें जो भी पाठचर्या मूल्यांकन को विद्यार्थियों की जरूरतों के हिसाब से अप्लाई किया जाता है, ना कि केवल मानक या तय होता है उस बेस पे। ठीक है, स्टैंडर्ड असेसमेंट या फिर जो फिक्स्ड कैरिकुलम है उसको अप्लाई नहीं किया जाता, बच्चों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाती है। जो जैसा बच्चा उसको उसके हिसाब से पाठचर्या दो, इसलिए ये ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, और क्वेश्चन 4 कहता है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, रचनावाद यही कहता है। रचनावाद क्या कहता है, रचनावाद कंस्ट्रक्टिविस्ट यही कहता है कि बच्चे जो पहले से जानते हैं, जो ज्ञान उनको पहले से है, वो अपने पुराने ज्ञान, पुराने अनुभव के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। वेरी गुड। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल, जो भी फाइंडिंग पैटर्न्स, मेकिंग लिंकेजेस है ना, पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से विद्यार्थी जो भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो सार्थक होता है। ठीक है, और उसको संसाधित करने में, मीनिंगफुल करने में भी हेल्प मिलती है। यहाँ पे ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये गलत बात है। देखिए, सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि जो पूरी दुनिया में सभी जगह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है, वो सार्वभौमिक होता है। लेकिन डेवलपमेंट में तो ऐसी चीज नहीं है भाई, है ना भाई। कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीखता है, कोई 14 महीने में चलना सीख रहा है, कोई 2 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है, कोई 3 साल में। ठीक है, तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा विकास है, इसका क्रम तो सार्वभौमिक हम कह सकते हैं कि इसका जो क्रम है, जो सीक्वेंस चलता है, वो पूरी दुनिया में सेम है। कोई बच्चा है भाई, पहले बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल रेंगना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ये सीक्वेंस तो सार्वभौमिक हो सकता है, लेकिन इसका समय और तरीका सार्वभौमिक नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आपको समझाते भी हैं। देखिए, बचपन क्या है, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। भाई, बचपन जो है, इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग समाज, अलग अलग संस्कृति में बच्चों का जो बचपन है ना, वो एक जैसा नहीं होता। डिपेंड करता है उनके माहौल पर, उनके समाज पर, है ना, क्योंकि समाज बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, क्या चाहता है, उसकी परंपराएं क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। अब जैसे यहाँ पे परिवार की भूमिका ही मान लो, एक बच्चे पर परिवार का क्या रोल होता है, तो इसी को समझ लो। अब परिवार की बात करें तो जैसे हमारा भारत है, भारत जैसे देशों में जो बच्चा होता है वो अक्सर पेरेंट्स के साथ रहता है, ज्वाइंट फैमिली में रहता है, और घर के बड़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनता है, संस्कार सीखता है, धार्मिक रीति रिवाज सीखता है। वहीं पर अगर हम दूसरे देशों की बात कर लें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वहाँ बच्चे शुरू से ही स्वतंत्र होते हैं। उन्हें स्वतंत्रता की ओर फ्रीडम दी जाती है बच्चों को, उन्हें अपने डिसीजंस लेने की आज़ादी खुद दी जाती है। हमारे यहाँ बच्चा 20 साल का हो गया, 25 साल, शादी हो गई, लेकिन अभी भी अपने आप डिसीजन लेने की उसकी औकात नहीं है। अभी तक पेरेंट्स उसको अपने ही, जो हम कहें, पेरेंट्स कहते हैं कि जो हम कहें वही तुम करो, है ना। हमारे यहाँ 20-25 साल तक यही होता है। अगर बच्चा बात ना माने तो फिर कहते हैं कि देखो इसकी शादी हो गई, अब हमारी बात नहीं मानता, अभी हमारे हाथ से निकल गया,
है ना। वहीं पर दूसरे देशों में जहां बच्चा बस थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको अपने डिसीजंस लेने की छूट दी जाती है, तो ये उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अलग अलग संस्कृतियों के हिसाब से उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, अब देखिए अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से वो बचपन अनुभव करता है। हमारे यहाँ 7-8 साल का बच्चा हो गया, अभी भी वो बच्चा ही है। 10-11 साल का हो गया, बिल्कुल बच्चा है, उस पर कोई बस पढ़ लो, बात खत्म, घर के कोई कामकाज का बोझ नहीं है। वहीं पर हो सकता है कि दूसरी जगह वही 7-8 साल के बच्चे पर घर का बोझ आ गया हो, है ना, जिम्मेदारियां आ गई हों, और वो बेचारा कहीं ठेला लगाता हो, चाय बेचता हो, ट्रेनों में चाय बेचता हो, तो उसकी जिम्मेदारी आ गई हो। तो बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। हमारे भारत में क्या है कि बच्चा मिट्टी में खेलता है, खेतों में जाता है, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे जुड़ा रहता है। वहीं पर अगर दूसरे देशों की बात करें, अमेरिका की बात करो, जापान की बात करो, वहां बच्चा टेक्नोलॉजी भरे एनवायरनमेंट में जीते हैं, रोबोट से खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, जो हम लोगों ने कभी यहाँ गाँव में देखे नहीं है। तो वो अलग अलग अनुभव किया जाता है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे राइट हो गया। अगला प्रश्न हम लेते हैं, देखिएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए कहता है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार, आरोपण सिद्धांत क्या है भाई? ये अभिप्रेरणा का आरोपण सिद्धांत ये कहता है, इसके अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? अब देखिए ये कहता है कि अभिप्रेरणा का आरोपण सिद्धांत जो एट्रीब्यूशन थ्योरी है वो कहती है कि लोग अपनी सफलता अपनी असफलता के पीछे के जो रीजंस हैं, अगर सफल हो गया तो उसके पीछे का कारण, असफल हो गया तो उसके पीछे का कारण, उसको वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ये उनके भविष्य के प्रयास, उनकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा। कि जैसे अगर बच्चा सफलता के लिए आंतरिक आरोपण देता है, कि मान लीजिए सफलता के लिए आंतरिक आरोपण का मतलब यहाँ पे है कि जब व्यक्ति ये मानता है कि मैं सफल हो गया तो इसमें मेरी मेहनत थी, मैंने प्रयास किया, मैं इसके योग्य था, इसलिए मैं सफल हो गया। और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, अगर फेल हो गया तो कहता है अरे यार क्या बताऊं, मुझे सही किताबें नहीं मिल पाई, मुझे सही टीचर्स ने पढ़ा, या मुझे सही कोचिंग नहीं मिल पाई, है ना, या मेरी किस्मत में ऐसा नहीं है इसलिए मैं फेल हो गया। ठीक है, क्या ये जो है कहता है कि ये लगातार कोशिश करेगा बच्चा, या ये बेहतर प्रदर्शन करेगा फ्यूचर में? क्योंकि वो असफलता के लिए तो ये कह रहा है कि मुझे सही कोचिंग नहीं मिली, मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, है ना, ये नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। सफलता के लिए बाहरी आरोपण कि अगर मैं पास हो गया तो इसमें मेरे टीचर ने मुझे अच्छा गाइड किया इसलिए मैं पास हो पाया, है ना, या असफलता के लिए आंतरिक आरोपण दे दिया कि मैं फेल हो गया तो ये मेरे अंदर कमी थी, या फिर असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि अगर आप असफल हो रहे हैं फिर भी आप अपने आप को ही दोष दे रहे हैं, असफल होने पर भी आप अपने आप को ही दोष दे रहे हैं कि यार मैं फेल हो गया तो मेरे अंदर कमी थी, मैंने मेहनत नहीं की, मेरे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी है ना। और अगर सफल हो गए तब भी आप यही कह रहे हैं कि मैं इसके योग्य था, मैंने मेहनत की इसलिए मैं सफल हो गया। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। ये अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इससे आपका जो फ्यूचर में लगता है कि आप और कोशिश कर सकते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सिद्धांत क्या है भाई? प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखता है, एक्सप्लोर करके सीखता है, बच्चा एक्टिव होकर के सीखता है। ठीक है, आइए ऑप्शन पर नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, कि बच्चे ने क्या सीखा इसको मापने के लिए हम क्या करें, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग करें। ये गलत तरीका है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड नेगेटिव वर्ड है, कुल मिलाकर ये याद रखिएगा। तो ये हम ये नहीं करेंगे कि सबको एक ही तरीके से सबकी योग्यता को माप रहे हैं, या जो पहले से तय रूल नियम हैं निर्धारित हैं जो पहले से, उसी के बेस पे हम सबकी योग्यता को माप रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की योग्यता क्षमता अलग अलग होती है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता तो फिर ये तो जो जहां टीचर एक्टिव है, ठीक है, वो वाली बात हो गई। तो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ये भी गलत है। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए, ऐसी पाठचर्या जो पहले से तय है ना, और वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, सब पर एक समान लागू होनी चाहिए, ये गलत बात है। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ये है कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रामाणिक कार्य क्या होते हैं? कि प्रामाणिक कार्य का मतलब ये है
कि जैसे पहले टीचर क्लास में ये पढ़ा रहा है कि मान लीजिए मैथ्स पढ़ा रहा है टीचर, क्या पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, और टीचर कह रहा है कि 2 किलो आम की कीमत 50 रुपये है। मान लीजिए 2 किलो आम है जिनकी कीमत कितनी है, 50 रुपये, ठीक है। तो 5 किलो की कीमत कितनी होगी, ये हो गया उनका एक परंपरागत तरीका। लेकिन यहाँ पर प्रमाणिक क्या होगा कि प्रमाणिक कार्यों पर आधारित वही टीचर बच्चों को उसी तरीके की का सवाल सिखाने के लिए या गणित सिखाने के लिए बच्चों को पास की मंडी में या बाजार में ले जाएं और उन्हें बच्चों को खुद जो है जो भी चीज़ है उसका मूल्य पूछने दें। ये सब्जी कै रुपए किलो है, आलू कै रुपए किलो है, टमाटर कितने रुपए किलो है, प्याज कितने रुपए किलो है, ठीक। ये बच्चे खुद जाकर के बाजार में जो है दुकानदारों से पूछें, वजन तोलें और फिर कुल कीमत निकालें कि हमने 5 किलो आलू ले लिए और आलू है मान लीजिए 20 रुपए किलो, तो ये 5 किलो आलू 20 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, तो 100 रुपए के हो गए। तो यहाँ पे बच्चा ये होता है प्रामाणिक कार्य, जहाँ बच्चा खुद इन्वॉल्व होकर के सीख रहा है। इससे क्या होगा, इससे बच्चा कैलकुलेशन सीखेगा, बच्चा बातचीत करना सीखेगा, पैसे के बारे में, माप तौल जैसे जो असली लाइफ स्टाइल है या जो मतलब जिसको कहेंगे जो असली जो लाइफ स्किल है उसको वो बच्चे के अंदर डेवलप होगी, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए आप सिखा रहे हैं बच्चों को कि आप ये पढ़ा रहे हैं कि पौधे कैसे उगते हैं, अगर आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं टॉपिक पौधे कैसे उगते हैं, ठीक है, तो अब इसका प्रमाणिक कार्य क्या होगा, इसका प्रमाणिक अनुभव ये होगा कि बच्चे को आप खुद बीज बोने दें, बच्चा खुद बीज बो दे, फिर उसमें पानी डाले, फिर पौधा कैसे निकलता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, उसको रोज देखे और डायरी में नोट करे। ये होता है प्रामाणिक अनुभव, प्रामाणिक कार्य, ठीक है, ओके। जहाँ बच्चा खुद इन्वॉल्व है, जहाँ बच्चा लर्न कर रहा है। कैसे लर्न कर रहा है, बाय डूइंग, यानी कि करके सीख रहा है, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो गया, लंबा क्वेश्चन हो गया ये तो। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तर्क कहाँ होता है, चिंतन कहाँ होता है, क्या सोशल डेवलपमेंट में तर्क और चिंतन होता है, नहीं। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट में तो सिर्फ दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना है, दूसरों के साथ हमें कैसे संबंध बनाने हैं, कैसे एक दूसरे से सहयोग सीखना है, वो सब चीज़ें होती हैं। इसमें तर्क, चिंतन, समस्या समाधान नहीं होता, ठीक है। किसमें होता है, संज्ञानात्मक विकास में, क्योंकि ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये हमारे संज्ञान से जुड़ा है और हम अपने मस्तिष्क में ही तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वो सीखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है ना। संज्ञानात्मक विकास ये वो प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति की सोचने की, समझने की और सीखने की, तर्क करना हो गया, कैसे चीज़ों को याद रखना है या समस्या सुलझाने की जो क्षमता होती है वो डेवलप होती है संज्ञानात्मक विकास में। बच्चा इसमें क्या सीखता है, इसमें बच्चा रीजनिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी होती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, नैतिक विकास में बच्चा मोरल डेवलपमेंट में क्या सही है, क्या गलत है वो, और जो नैतिक निर्णय होते हैं, मोरल डिसीजंस होते हैं, समाज के क्या मूल्य हैं, आदर्श हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ डेवलप होती हैं। गतिक विकास की अगर बात करें, मोटर डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे दौड़ना, भागना, पकड़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें यहाँ डेवलप होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तर्क, चिंतन और समस्या समाधान संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, लेव-वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वनियमन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चे अपने काम को कैसे सेल्फ रेगुलेट करते हैं, डिसइक्विलिब्रियम के माध्यम से, इनर स्पीच के माध्यम से, एडॉप्टेशन के माध्यम से या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। प्यारे दोस्तों, हमने आपको पिछली जो 3-4 क्लासेज हुई हैं, चारों क्लास में हमने आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी दिखाई है और आपको समझाया भी है। यहाँ पे वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की जो है वो प्राइवेट स्पीच को या इनर स्पीच को बड़ा महत्व देते हैं। देखिए प्राइवेट और स्पीच, प्राइवेट और देखिए 2 चीज़ें हैं, एक होती है प्राइवेट स्पीच, एक होती है इनर स्पीच। अंतर इतना है, यहाँ पे बच्चा मुंह से बोल रहा होता है, ठीक है, अपने काम को खुद सेल्फ रेगुलेट कर रहा होता है कि ये मुझे ऐसे करना है, ठीक है, ये, और अगर कोई खिलौना जोड़ रहा है तो उसको जोड़ते समय कहेगा ये मैं पहिया यहाँ लगाऊंगा, इसका हैंडल यहाँ लगाऊंगा, इसका शीशा यहाँ लगाऊंगा, ऐसे इसको जोड़ूंगा। इनर स्पीच में ये है कि वही बात दिमाग में तो चल रही होती है लेकिन वो मुंह से बोलता नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। जो पहले छोटे बच्चों में प्राइवेट स्पीच होती है वो थोड़ा बड़े होने पर उनकी इनर स्पीच हो जाती है।
तो वही है इनर स्पीच। ये बच्चों को अपना जो है सेल्फ रेगुलेट होती है, सेल्फ रेगुलेट करने के लिए यानी स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे बच्चा अपने काम को क्या करता है, एक दिशा देता है। ठीक है, अच्छा अभी जो है असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम, ये पियाजे से संबंधित है, वाइगोत्स्की का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर अगर हम एडॉप्टेशन की बात करें, अनुकूलन की बात करें, ये भी पियाजे के सिद्धांत का हिस्सा है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये भी जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ है। ये तीनों पॉइंट जो हैं 1, 2 और 3, ये तीनों जीन पियाजे के हैं और जो सेकंड वन है ये वाइगोत्स्की का है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं। जो नियम और कानून हैं वो क्या हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं। नियम और कानून कैसे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, लचीले हैं, जरूरत पड़ने पर हम उनमें फेरबदल कर सकते हैं। जैसे अगर मित्र की जान जा रही है और रेड लाइट हो गई है, ठीक है, और हमें उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है तो हमें रेड लाइट तोड़ देनी चाहिए। ठीक है, हमें रेड सिग्नल तोड़ देना चाहिए, हमें उसमें एंट्री कर जानी चाहिए और उनको बदला जा सकता है। ऐसा बच्चे समझ रहे हैं। ठीक है, और लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल, इन्होंने जो है कि 3 लेवल बताए हैं और 6 चरण बताए हैं, तो ये क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो ए और आर दोनों सत्य हैं। आर यहाँ पे ए की सही व्याख्या कर रहा है। आज हम आपको थ्योरी नहीं दिखाएंगे क्योंकि पिछले 4 वीडियोस में हमने थ्योरी दिखाई है, नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, एक बार फिर से रिपीट करवा देंगे। तो ये बात आपने समझा कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसमें बच्चे का किसी भी काम को उसका रिजल्ट क्या आएगा इस आधार पर अच्छा या बुरा समझने लगते हैं और फिर इस समझ पर पहुंच जाते हैं कि जो नियम और कानून होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, बदले जा सकते हैं। दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे सही हो जाते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है, देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा इसमें पॉइंट है जो सही तरीके से मेल है? अब देखिए, पहला है अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने की स्किल है। ये नहीं, ये जो इंट्रापर्सनल होता है ना प्यारे दोस्तों, ये स्वयं को समझने का कौशल होता है। ठीक है, इंट्रापर्सनल क्या है, स्वयं को समझने का कौशल, इसलिए ये गलत हो जाएगा भाई। इंट्रापर्सनल का मतलब स्वयं को गहराई से समझने की क्षमता। इसमें व्यक्ति अपने भावनाओं, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत को अच्छी तरह से पहचान सकता है। मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, जैसे लेखक हो गए, दार्शनिक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है दूसरों को समझने, उनके साथ संबंध स्थापित करने का कौशल, ये जुड़ा है हमारा इंटरपर्सनल से, ये जुड़ा है अंतरावैयक्तिक बुद्धि से, ये जुड़ा है इंटरपर्सनल। ठीक है, ये है इंट्रापर्सनल, ये है इंटरपर्सनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंटरपर्सनल में ये होता है कि दूसरों को समझना, उनके साथ कैसे वार्तालाप करनी है, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके इरादे क्या हैं, उनका व्यवहार क्या है, वो क्या सोच रहा है, मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए। जैसे टीचर हो गया, नेता हो गए, सेल्समैन, दुकान पे जाओ समझ जाते हैं कि इसको किस तरीके की चीज़ पसंद आएगी, तो वो होता है इंटरपर्सनल। ठीक है, ये तो गलत हो गया। तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, नहीं, जो नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं होती हैं ये होती हैं जिनके अंदर बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। क्या होता है? जिनके अंदर बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है उनके अंदर पाया जाता है नृत्य या क्रीड़ा क्षमताएं। ठीक है, यहाँ पे तार्किक गणितीय की बात करें तो जिनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता होती है उनमें तर्क करने की क्षमता अच्छी होती है और जो गणित से संबंधित समस्याएं होती हैं उनको वो अच्छे से हल कर लेते हैं। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यदि यहाँ पे बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस लिखा होता तब ये राइट हो जाता। ठीक है, ये गलत है। संगीतमय यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स, ये बात ठीक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रदर्शन करना या रचना करने के कौशल पाए जाते हैं जिनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। ये इनके अंदर कंपोजिशन स्किल बहुत अच्छी होती है।
ऐसे लोग ये जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस जो है, ये ध्वनि और सुर, लय, ताल, संगीत और धुन को समझना, फिर उसको उपयोग करने की क्षमता ऐसे लोगों में बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है वो संगीत की रचना करना, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ताल को अच्छी तरह समझ लेते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये लोग अक्सर गायक होते हैं, संगीतकार होते हैं, संगीत निर्देशक होते हैं, ठीक है। फिर है स्थानिक, प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। नहीं, जिसके अंदर प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल होगा उसके अंदर तो फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होगी, उसके अंदर स्पेशियल नहीं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होगी। अच्छा, स्पेशियल जो होती है, ऐसे लोग जो है कि मैप्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, चित्रों को बहुत अच्छी से समझ लेते हैं, डायरेक्शन को बहुत अच्छी से, अगर बीच नदी में फंसे हैं तो डायरेक्शन को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, तो उनके अंदर स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है। यहाँ पे जो थर्ड वन ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 12 लीजिएगा, और 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं। अच्छा, पहले तो ये बताओ अधिगम है क्या, लर्निंग है क्या, फिर हम इसका गलत पॉइंट ढूंढे। अधिगम या सीखना ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर के सीखना प्रारंभ कर देता है और मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो हमारी जो लर्निंग है ना, वो भी वोम टू टोम भी जाती है, यानी कि गर्भ से शुरू हो जाती है, कब्र तक जाती है, ठीक है। माँ के गर्भ से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। जिसका जीता जागता उदाहरण थे वो, क्या नाम उनका, अभिमन्यु, जिन्होंने चक्रव्यूह तोड़ा था, ठीक है। तो व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है, और अध्ययन के माध्यम से अपने ज्ञान, अपनी स्किल, अपने जो उसका दृष्टिकोण है दूसरों को देखने का, चीज़ों को देखने का, उसकी जो वैल्यूज हैं उसमें वो परिवर्तन भी लाता है अध्ययन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अधिगम के माध्यम से, ठीक है। अब समझिए, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अच्छा, ये बात ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है वो भी यही कहता है, रचनावाद यही कहता है कि विद्यार्थी नया ज्ञान अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बनाता है, अपनी नई समझ पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बनाता है। यानी सीखने की प्रक्रिया जो पुराने अनुभव हैं और ज्ञान से प्रभावित होती है, हमारी लर्निंग प्रोसेस। अधिगम का तात्पर्य है पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखिए, ये भी जो है ये संरचनावादी दृष्टिकोण है, जिसमें विद्यार्थी अपनी जो उसकी पुरानी जो वैचारिक संरचनाएं हैं, जो स्कीमाज हैं, उसको नई जानकारी के अनुसार पुनर्गठित करता है। अब जैसे यहाँ पे पुनर्गठन का मतलब सर क्या हो गया? पुनर्गठन का मतलब ये होता है कि जैसे जब कोई बच्चा कुछ नया सीखता है तो अपने पुराने ज्ञान जो उसको पहले से है, जो पहले से उसके दिमाग में है, उसको देख करके, नई चीज़ को देख करके नई जानकारी को समझने की कोशिश करता है, जो पुराना ज्ञान है उससे मेल करके। अगर नई जानकारी, समझिए पुनर्गठन का मतलब समझते रहिए, अगर नई जानकारी पुराने ज्ञान से अलग है, समझिए अगर बच्चे ने जो नई जानकारी हासिल की वो पुराने ज्ञान से क्या है? अलग है, चेंज है, ठीक है, तो फिर वो अपने दिमाग की सोच में कुछ बदलाव लाता है ताकि नई बात उसमें फिट हो जाए। यही है कि पुराने विचारों को वो स्कीम्स के माध्यम से पुनर्गठित करता है, नई चीज़ों को समझने के लिए जो उसके दिमाग में पहले से स्टेबल है उसमें वो कुछ चेंजेस करता है। जैसे अब ये वैचारिक, मैं इस स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ कि पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन ये होता क्या है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया कि सभी पक्षी उड़ते हैं, आपने क्या पढ़ाया कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं या उड़ते हैं। अब उसके दिमाग में पक्षी क्या है कि उड़ने वाला जीव, ओके, ये उसके दिमाग में एक स्कीमा बन गया। उसके दिमाग में क्या बन गया? उसके दिमाग में ये एक स्कीमा तैयार हो गया कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, जो पक्षी है वो उड़ने वाला जीव हो गया। अब यहाँ पे नई जानकारी उसके सामने क्या आई कि उसने देखा कि जो शुतुरमुर्ग है, उसने देखा कि जो शुतुरमुर्ग है वो भी एक पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता, जबकि उसके दिमाग में है कि पक्षी तो उड़ते हैं। अब क्या होगा भाई? अब बच्चे को जो उसकी पुरानी सोच है, जो उसका पुराना जो स्कीमा है, उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। अब वो समझेगा कि कुछ अपवाद हैं, जैसे शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता, सभी पक्षी उड़ तो सकते हैं लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता। यानी उसने नई जानकारी के अनुसार अपनी पुरानी जो सोच थी उसका पुनर्गठन कर लिया। प्यारे दोस्तों, क्या कर लिया?
पुनर्गठन किया, अब उसमें उसने कुछ बदलाव किया। ठीक है, आई बात समझ में? वेरी गुड, ये भी सही है, इसके बारे में हमें गलत ढूंढना है। अगला कहता है अधिगम एक सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। इसकी बात तो वाइगोत्स्की चिल्ला चिल्ला के करते हैं। वो कहते हैं कि जो लर्निंग है वो समाज और संस्कृति के बीच रह करके ही होती है। हम समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं, समाज के साथ हम कम्युनिकेशन करके, संपर्क करके ही सीखते हैं। ठीक है, ये भी बात ठीक है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या लर्निंग एक प्रोडक्ट है? ये गलत है कि लर्निंग प्रोडक्ट नहीं है, लर्निंग तो एक प्रोसेस है। ठीक है, लर्निंग क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कंटिन्यू अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे सीखता रहता है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि एक बार तैयार हो गया बात खत्म। इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो हमने आपको पूरी तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? किससे समस्या जल्दी हल होती है? हमने पीछे आपको बताया था कि समस्या ज़्यादा जल्दी हल होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से, अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन यानी कि किसी समस्या के अनेक सॉल्यूशन ढूंढना या अनेक जितने भी संभव समाधान है वो खोजने की सोच जो होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने हम एफर्ट कर सकते हैं या कितने तरीके हो सकते हैं। इससे बालक के अंदर क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता और इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। इसमें व्यक्ति एक ही समस्या को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखता है, अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है, उसको अलग अलग तरीके से हल करने की कोशिश करता है। ठीक है, कार्यात्मक स्थिरता, अगर फंक्शनल फिक्स्डनेस होगा, कार्यात्मक स्थिरता से समस्या समाधान को बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिलता। निष्क्रिय अनुसरण, भाई पैसिव इमिटेशन, ये तो दूसरों की नकल करना है बिना सोचे समझे, एज इट इज उतार दिया, गलत है। प्रतिक्रिया सेट, प्रतिक्रिया सेट का रिस्पॉन्स सेट यानी कि एक आदत बन जाना, एक हैबिट बन जाना कि किसी प्रॉब्लम को हमेशा एक ही तरीके से हल किया जाएगा, हर सवाल के पीछे एक ही फॉर्मूला ठोक रहे हो, हर सवाल के पीछे एक ही फॉर्मूला ठोक रहे हो, ये रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा। ठीक है, कि आपकी आदत बन गई है। इससे जो आपकी जो सोच है वो लिमिटेड हो जाएगी और नए समाधान ढूंढने में बाधा आएगी आपको, तो ये भी गलत है। बेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट वन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, वही कोहलबर्ग वाला क्वेश्चन आ गया। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं? कहाँ पर आकर के बच्चे आत्म केंद्रित हो जाते हैं और किसी काम को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? जहाँ पर बच्चे काम को करने में सिर्फ अपना लाभ देख रहे हैं, स्वलाभ मानसिकता जिसको कहते हैं। तो आइए इसको एक बार हम थ्योरी इसकी दिखा ही देते हैं आपको। तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल 6 स्टेजेस बताए हैं। ठीक है, 3 लेवल 6 स्टेजेस। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी काम को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। अब ये पहले स्तर की ये पहला चरण है और इसके बाद ये दूसरा चरण है। पहले स्तर का दूसरा चरण क्या हो जाएगा? पहले स्तर का दूसरा चरण, जिसमें बच्चा स्वलाभ मानसिकता देखता है, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन होता है बच्चे का। ये सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें कि व्यक्तिगत फायदा हो, अपना खुद का फायदा हो। यह दूसरों की जरूरतों को सीमित परवाह करता है। ठीक है, ओके। जैसे हिंज की दुविधा में इस स्तर के बच्चों ने ये मत दिया कि हिंज के लिए सबसे बढ़िया मार्ग वो था जिसमें उसे फायदा हो, वो उसे करना चाहिए था। तो ये जो स्वलाभ मानसिकता, जो सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन है, ये पहले स्तर का दूसरा चरण है। क्या हो जाएगा? पहले स्तर का दूसरा चरण। ठीक है, ऑप्शन जो सेकंड है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझाएंगे। प्रश्न बहुत अच्छा है। कहता है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। अब सर ये वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थी कौन होते हैं, पहले तो ये समझा दो। देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थी वो होते हैं जो सामाजिक तौर से, आर्थिक रूप से या शिक्षा की दृष्टि से या सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, जिन्हें समाज के लोगों के साथ वो उठ बैठ नहीं मिली, समाज के लोगों के साथ वो सर्कल नहीं बना पाए, है ना, और समाज से वो प्रेम सद्भावना उनको नहीं मिल पाई, आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, शिक्षा उनको मिल नहीं पाई और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है,
और जिन्हें समाज में समान अवसर नहीं मिल पाया वो बेचारे कहलाते हैं कि वंचित वर्गों से संबंधित हो गए वो, ठीक है, उनका वर्ग वंचित हो गया, इन सब चीज़ों से वो बिछड़ गए, हट गए, है ना, पिछड़ गए। तो इनके समावेशन के लिए क्या होना चाहिए? इनके समावेशन के लिए कहता है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। अब विविध परंपराओं का मतलब यहाँ पे क्या है? विविध परंपराएं का अर्थ होता है अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, भाषा, रहन सहन, मान्यताएं और खान पान, त्यौहार, ये सब अलग अलग परंपराएं होती हैं, है ना। यानी जब हम कहते हैं कि समाज या विद्यालय में जो विविध परंपराएं हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है वहाँ के लोग अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं। आपके विद्यालय में बच्चे कहाँ से आते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, समुदाय के बच्चे। तो ये सब उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग पहचान के, उनकी रीति रिवाज अलग है, वेशभूषा अलग हो सकती है, सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये विविध परंपराओं के बच्चे हैं, इनके प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। इनके प्रति क्या होना चाहिए? हमारी जागरूकता होना चाहिए और हम संवेदनशीलता को हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब सर संवेदनशीलता को बढ़ावा हम कैसे देंगे? ये क्या होता है? संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का मतलब ये होता है कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, उनके अनुभव, उनकी परिस्थिति को हम समझें, उनका सम्मान करें, उनके प्रति हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। यही है संवेदनशीलता। एक तो बेचारे वो पहले से ही वंचित वर्ग से आए हैं, है ना, जो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हैं, ठीक है, और समाज में उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया, तो उनके प्रति हम क्या करेंगे? संवेदनशील रहेंगे, है ना, उनकी कंडीशन को, परिस्थिति को समझेंगे, ठीक है। जब हम कहते हैं कि संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज कतई नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति किस पृष्ठभूमि से आया है, जैसे उसका समाज, उसका धर्म, उसकी भाषा, उसकी जाति, उसका लिंग, उसकी आर्थिक कंडीशन क्या है, हमें समझना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी वंचित वर्ग से आया है, अगर कोई बच्चा किसी वंचित वर्ग से है, तो हमें उसे हीन भावना नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसकी स्थिति को समझकर सहानुभूति के साथ हम व्यवहार करें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक शिक्षक के तौर पर हैं, अगर हम यहाँ पे एक टीचर के तौर पर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम एज अ टीचर जो है वंचित वर्ग से आए बालक का मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसकी हालत को समझेंगे और उसकी हेल्प करेंगे, उसकी मदद करेंगे, ठीक है। ये होता है जो वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थी हैं, उनके समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और संवेदनशीलता को हम बढ़ावा देंगे, ठीक है। यही ऑप्शन इसका राइट है। इतनी बात होती है क्लियर। अब दूसरा, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखिए, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियाँ यानी कि हम उनको पहचानें, ये भी गलत है, हम अलग थलग करेंगे नहीं। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों का समूह में विभाजित करना चाहिए। अगर हम विद्यार्थियों को समूह में विभाजित कर देंगे समान क्षमताओं के आधार पर, कि प्रतिभाशाली सब अलग बैठेंगे, एवरेज बच्चे अलग बैठेंगे, मंदबुद्धि अलग बैठेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे उनके बीच जो एक हीन भावना पैदा हो जाएगी। एवरेज बच्चे कहेंगे लो हम इनसे गिरे हुए, ये कहेंगे लो हम सबसे गिरे हुए हो गए, ठीक है। अरे समावेशी शिक्षा तो सभी छात्रों को साथ मिलकर के सीखने पर बल देती है, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों, इसलिए ये भी गलत है भाई। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट वन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि यानी कि जो इफेक्टिव फीडबैक होता है उसकी क्या विशेषता होती है? इफेक्टिव फीडबैक का मतलब ये होता है जो प्रभावी या उपयोगी जो फीडबैक होता है उसका उद्देश्य ये होता है विद्यार्थियों को ये बताना कि उन्होंने क्या सही किया है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कैसे वो बेहतर कर सकते हैं, ये होता है इफेक्टिव, ठीक है। अब इसमें केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है भाई। जो इफेक्टिव फीडबैक है वो सिर्फ कार्य के अंत में अगर आप देंगे तो बच्चे को सुधार करने का मौका कहाँ मिलेगा, इसलिए ये गलत हो गया। यह व्यापक और सामान्य होती है, अगर आप बहुत व्यापक देंगे तब भी बच्चे के आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, वो हटा दो। यह केवल रिजल्ट पर केंद्रित होती है, नहीं कि बच्चे को क्या बच्चे नंबर लेके आए हैं, इससे भी रिलेटेड नहीं है। जो इफेक्टिव फीडबैक होता है, जो उपयोगी प्रतिपुष्टि होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। सामयिक का मतलब यहाँ पे कि आपने बच्चे को टाइमली फीडबैक दिया,
टाइमली अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसी समय यदि आपने बच्चे को कह दिया, टोक दिया या फीडबैक दिया कि बच्चे आपने यहाँ पे ये मिस्टेक की है, इसको ऐसे सुधारिए, तो बच्चा क्लास में है तो बच्चे को सुधारने का मौका मिलेगा, है ना। टाइमली भाई फीडबैक उसी समय दी जानी चाहिए जब विद्यार्थी ने काम पूरा किया हो या लर्निंग प्रोसेस में हो, ताकि वो तुरंत सुधार तो सके, है ना। अब यहाँ पे विशिष्ट क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब कि जैसे हम बच्चे से कह दें, बच्चा अगर कोई निबंध लिख रहा है या कोई जीवन परिचय लिख रहा है और हम कह दें कि तुमने इसका परिचय तो बहुत, इंट्रो तो बहुत अच्छा दिया है, इसका तुमने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अगर मेन पार्ट में अगर एक एग्जाम्पल ऐड कर देते तो और बढ़िया हो जाता। तो यहाँ बच्चा क्या करेगा, यहाँ बच्चा उसमें तुरंत सुधार कर लेगा, है ना। तो अगर हम ये कह दें कि तुमने जैसे अगर मान लीजिए बच्चा मैथ्स लगा रहा है, अगर बच्चा मैथ्स के सवाल हल कर रहा है और हम फिर वो गलती कर दे लास्ट में, ठीक है, और हम बच्चों से कहें कि देखिए इसमें तुमने जो एडिशन है ना, जो जोड़ है वो तो बिल्कुल सही किया है, लेकिन गुणा करते समय तुम्हें इसको 6 को 8 से नहीं बल्कि 5 से गुणा करना था, इसी वजह से तुम्हारा लास्ट वाला आंसर गलत हो गया। ये होता है स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये समय के हिसाब से और थोड़ा विशेष तरीके से जो फीडबैक दिया जाता है वो इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 17 लीजिए, कहता है समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में क्या होता है। भाई समीपस्थ का मतलब क्या होता है कि समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल जो होता है, ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो समीप से दूर की तरफ चलता है, समीप से दूर की तरफ इसको कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत। इसमें पहले हमारे बॉडी के सेंटर में, जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा हार्ट है, बिल्कुल सेंटर से डेवलपमेंट शुरू होता है, फिर धीरे धीरे हमारे हार्ट पर, हमारे चेस्ट पर, हमारे शोल्डर्स डेवलप होते हैं, हमारी भुजाएं डेवलप होती हैं, फिर लास्ट में हमारे फिंगर्स, हमारे हाथ, हमारी फिंगर्स डेवलप होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए बच्चा है यहाँ पे, तो इसमें जो मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ से सेंटर में ऐसे ये इसके हाथ हैं, ऐसे डेवलपमेंट जाएगा, ऐसे डेवलपमेंट जाएगा, और नीचे नाभि है, नाभि से ऐसे डेवलपमेंट जाएगा, ठीक है, कि पहले नाभि से डेवलपमेंट शुरू होकर के पहले जो हमारी जो जांघें होती हैं यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा, फिर धीरे धीरे नीचे पैरों तक जाएगा, यहाँ सेंटर से डेवलप होगा उसका चेस्ट, है ना, और उसका हार्ट, उसका धड़, उसके भुजाएं, और फिर लास्ट में यहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट जाएगा, बिल्कुल लास्ट में फिंगर्स पे जाएगा। तो यहाँ पे जो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में क्या होता है, पहले लिम्स, पहले अंग जो हैं वो डेवलप होते हैं, हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, हाथ और पैर बाद में डेवलप होते हैं, ठीक है। विकास सिर से पांव की तरफ जाता है, ऐसे जो इस डायरेक्शन में जाता है, ये सिर है, ये पांव है, ये जो है इसको सेफेलोकॉडल कहते हैं, इसको सेफेलोकॉडल डायरेक्शन कहते हैं, जो विकास सिर से पैर की तरफ जाता है, जिसको हम इंग्लिश में हेड टू टो कहते हैं, ठीक है। ये वो होता है, ये भी गलत है हमारा। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। देखिए 0 से 6 साल की जो अवधि है वो सेंसिटिव पीरियड तो होता है, लेकिन यहाँ पे समीपस्थ सिद्धांत में ये नहीं आता, ये भी हट जाएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। यानी कि ये कहता है कि विद्यालय का जो भी सिलेबस है उसमें बालक का जो समाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसका जो ज्ञान है ना, उसको भी सिलेबस में इंक्लूड करो, उस समाज के आदर्श और मूल्य भी उस सिलेबस में इंक्लूड करो, ठीक है, जिससे कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना। यानी कि इससे क्या होगा, जब हम सिलेबस में इंक्लूड कर देंगे उनकी सभ्यता, संस्कृति, उनकी कल्चर, तो वो उनकी सभ्यता, संस्कृति आगे दर पीढ़ी चलती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, है ना। ये बहुत अच्छी बात है, उनकी एक सांस्कृतिक पहचान बनी रहेगी कि हमारे अंदर हमारे यहाँ ये संस्कृति है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया को भी ये सुगम बनाता है क्योंकि बच्चा इसमें अपनी संस्कृति से जोड़ करके चीज़ों को देखता है। इससे क्या होगा, अब यहाँ पे पॉइंट तो ये है कि ए और आर दोनों सही हैं, एक ही आर सही व्याख्या कर रहा है। भाई स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक ज्ञान को मूल्य मिलना चाहिए, सांस्कृतिक ज्ञान को वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पे, और आर ये बता रहा है कि जब छात्रों की पहचान को सम्मान होता है, छात्रों की पहचान का सम्मान होता है, तो उन्हें लर्निंग आसान लगती है, उनका सीखना आसान हो जाता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए आपके सामने,
कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, इसमें कौन सा है जो रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है। ठीक है, अच्छा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, पहले तो ये समझो कि रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि छात्रों की जो सीखने की प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें हेल्प हो पाए, और ये जो है कि तुरंत फीडबैक दिया जाता है, और इसमें जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनकी पहचान की जाती है, और छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है, जो पहले से उनको ज्ञान है, उसको समझा जाता है। और ये क्लास के दौरान चलने वाला मूल्यांकन होता है, जब क्लास चल रही है, आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तब भी आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको समझते हैं, इसके ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन कहता है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। अगर कोई आप नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आपने बच्चे का मूल्यांकन किया, वेरी गुड, ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन है। ये रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, क्योंकि ये टीचिंग से पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले ही छात्र की समझ कितनी है, इसको जानने के लिए आपने बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, आपने बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन किया। ठीक है, दूसरा कहता है स्टेटमेंट कि छात्रों और टीचर्स को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। मैंने अभी क्या कहा था कि ये जो फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, ये कक्षा के दौरान भी दिया जाता है, जब क्लास चल रही होती है, लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप, उस समय भी बच्चे का मूल्यांकन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन का ही उदाहरण है। तीसरा पॉइंट है, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन जो है रचनात्मक मूल्यांकन का नहीं है, ये रचनात्मक मूल्यांकन का नहीं। फिर किसका है? ये आपका समेटिव असेसमेंट है। क्या है ये आपका समेटिव असेसमेंट है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो मूल्यांकन है ना, वो छात्रों की तुलना, छात्रों का जो कंपैरिजन है, वो ग्रेडिंग के लिए होता है। ठीक है, इसका जो समेटिव असेसमेंट है, इसका मूल क्या होता है कि बच्चों को ग्रेड प्रदान करना। ठीक है, अगला है एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करना। मैंने अभी शुरुआत में ही रिपीट किया था कि मिसकॉन्सेप्शंस को पहचानता है। क्या करता है? जो हमारे अंदर गलत धारणाएं हैं उनकी पहचान करता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये एक फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये सभी रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता हैं। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, ये किसका है? ये समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? डिसलेक्सिया की विशेषता क्या है? देखिए, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई होती है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, शारीरिक समन्वय में कठिनाई होती है, या फिर स्थानिक समझ यानी कि जानकारी में कठिनाई होती है। तो जो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे हैं उनको क्या होता है? डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। उनको कहाँ डिफिकल्टी होती है? इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। अब सर ये क्या होता है? इसमें होता ये है कि जो बच्चे होते हैं उनको शब्दों की आवाज़ यानी कि जो वर्ड्स हैं उनका साउंड समझ में नहीं आता है, शब्दों को पहचान नहीं पाते, साउंड नहीं पहचान पाते, शब्दों को जोड़ करके पढ़ नहीं पाते, शब्दों को तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए बेचारे वो हमेशा पढ़ने और लिखने में स्ट्रगल करते नज़र आते हैं। उनकी स्पेलिंग्स अक्सर मिस्टेक रहती हैं, उनके वोकेबुलरी कमज़ोर रहती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। मान लीजिए जैसे एक शब्द है किताब है, एक शब्द क्या है? किताब है। ठीक है, अब जो सामान्य छात्र होगा वो इसे आसानी से साउंड्स में डिवाइड कर देगा। वो इसे कहेगा कि, ठीक है, प्लस ता प्लस बा, किताब, ऐसे वो तोड़ देगा। ठीक है, वहीं पर जो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा है वो उसको ऐसे तोड़ने में दिक्कत होगी। वो या तो एक ही ध्वनि में इसको समझेगा, एक ही साउंड में पूरे को समझेगा, या फिर वो इसकी साउंड को गलत बोलेगा। ठीक है, ये होता है फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में डिफिकल्टी। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे एक और उदाहरण आपको दें, मान लीजिए आपने क्लास में पूछा कि जैसे बोल लिखा है, बोल, ठीक है, ये लिखा है, इसमें से यदि हम बा को हटा दें तो क्या बचेगा? तो जो सामान्य छात्र होगा वो बता देगा सर इसमें ओल बचेगा, बा आपने हटा दिया, ओल तब भी बचा। वहीं पर जो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा है वो ऐसा नहीं सोच पाएगा, वो ऐसा नहीं सोच पाएगा।
वो यहाँ पे बोल को ही दोहराता रहेगा या फिर वो भी नहीं बोल पाएगा। तो ये दिक्कत होती है बच्चों को, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई यहाँ पे होती है। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। अब जैसे इसमें अगला है कि शारीरिक समन्वय में कठिनाई, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका डिस्प्रैक्सिया का लक्षण है। किसका लक्षण है ये? जो डिस्प्रैक्सिया होता है ये उसका लक्षण है। ठीक है, यहाँ पे डिफिकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, ये डिस्प्रैक्सिया का लक्षण है। डिस्प्रैक्सिया क्या है सर? ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें होता क्या है कि दिमाग हमारी बॉडी को निर्देश तो देता है कि कौन सी क्रिया करनी है, लेकिन जो शरीर है वो उस निर्देश को सही तरीके से समय पर और सही ढंग से पूरा नहीं कर पाता। जैसे दिमाग तो कह रहा है कि हमें दौड़ना है, लेकिन बॉडी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, ठीक से दौड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे दौड़ना, कूदना, सीढ़ियों पे चढ़ना, कपड़े पहनना, बटन लगाना, दिमाग तो कह रहा है कि ये बटन ऐसे लगेगी, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा है, वो बटन वैसे लग नहीं रही है। ठीक है, ये होता है कि फिजिकल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। फिर स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई, इसको अक्सर डिस्कैलकुलिया से ही जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम सेकंड नंबर ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और कहता है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? किस प्रकार के प्रश्न, अगर आपको बच्चे की, एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना है, ठीक है, उसकी योग्यता का आकलन करना है, तो आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? ऐसे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं कि मतलब बस एक सिंपल परिभाषा के लिए हमने क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं? ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हम बच्चे को जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका गंभीर रूप से मूल्यांकन कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो चैप्टर पढ़ाया, समझाया, अब उसके बारे में हमें ये जानना है कि बच्चे को कितना समझ में आया, बच्चा इस चैप्टर को अपने शब्दों में कैसे बयां करेगा, उसके लिए हम बच्चे की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ठीक है, इससे हम उसको जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसका गंभीर रूप से मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, गलत है। वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन जो सेकंड है वहां राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिएगा, कहता है कि बाधिता यानी कि इंपेयरमेंट एक डैश स्थिति है, जबकि अक्षमता एक डैश ऐसी स्थिति है। क्या होता है इंपेयरमेंट? इंपेयरमेंट का मतलब है बाधिता, यानी कि इसका अर्थ है कि शरीर का कोई अंग या इंद्रिय या हमारी प्रणाली में जो शारीरिक या जैविक हानि हुई है वो बाधिता होती है। जैसे दृष्टि बाधिता, बच्चे की रोशनी नहीं है, ठीक है, बच्चे को दिखाई नहीं देता है, या उसको सुनने में दिक्कत हो गई है, या बच्चे का हाथ पैर नहीं चल रहा है, ये इम्पेयरमेंट होता है। ये क्या होता है? ये हमारा बायोलॉजिकल होता है, ये जैविक होता है। ठीक है भाई, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये बायोलॉजिकल है, ये डायरेक्ट आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, बायोलॉजिकल है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कंडीशन होती है, ये शारीरिक संरचना या जैविक तंत्र से संबंधित होता है। वहीं पर जो अक्षमता है, जहाँ बच्चा डिसेबल्ड है, किसी काम को करने में सक्षम नहीं है, इसको कहते हैं फंक्शनल। ये कार्यात्मक है। ये कैसी स्थिति है? कार्यात्मक, क्योंकि जब बच्चा डिसेबल्ड होता है तो उसके कार्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ बच्चा उसको चलने में दिक्कत है, या जैसे उसको पढ़ने में दिक्कत है। भाई बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, उसकी पूरी बॉडी काम कर रही है, लेकिन उसको वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। जब पढ़ नहीं पा रहा है तो ये उसका ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकल समस्या है, उसको शरीर में दिक्कत है, शरीर में कहीं दिक्कत नहीं है, शरीर एकदम फिट है, बस वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, या वो प्रॉपर चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है, कान बिल्कुल ठीक है लेकिन वो उनको सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, ये उसका कार्यात्मक हो जाएगा। तो बाधित अगर है बच्चा तो वो जैविक है, कार्यात्मक है, फंक्शनल है तो वो एक डिसेबिलिटी है। ठीक है, अक्षमता जो है वो एक कार्यात्मक है, जिसका प्रभाव हमारे वर्क पर पड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा प्रश्न है और क्वेश्चन हमारा संज्ञान तथा भावनाओं से रिलेटेड है। ये हमारी 5वीं क्लास होगी, पीछे की 4 क्लास हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी PYQ में क्वेश्चन पूछा गया संज्ञान और भावनाओं से रिलेटेड। संज्ञान हमने आपको बताया,
हमारे मस्तिष्क से जुड़ी चीज़ें, हमारे कॉग्निशन यानी कि हमारे मस्तिष्क मानसिक रूप से जुड़ी चीज़ें, हमारी सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, ये संज्ञान है। भावनाएं हमारे अंदर डर, उत्साह, खुशी, ये भावना है हमारी। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। कौन सा स्टेटमेंट है जो संज्ञान और भावनाओं को सही तरीके से डिफाइन कर रहा है? संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र हैं? नहीं, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, गलत है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करते हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं, ये भी गलत है। संज्ञान और भावनाएं दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे मान लीजिए जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, ठीक है, जब हम एग्जाम हॉल में परीक्षा देने जाते हैं तो घर से सब याद करके जाते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया याद है क्वेश्चन, और एग्जाम हॉल में जाकर के उस क्वेश्चन को क्यों भूल जाते हैं, और जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो फिर से क्वेश्चन याद आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एग्जाम हॉल में जब हम होते हैं तो हमारे अंदर एक डर होता है, हमारे अंदर डर होता है, जो कि क्या है, हमारी भावना है। हमारे अंदर जो एग्जाम हॉल में डर है वो हमारी भावना है, और जो क्वेश्चन हम याद करके गए थे वो क्वेश्चन हमारे दिमाग से हट गया, जो कि हमारा संज्ञान है। हमारे दिमाग से, हमारे संज्ञान से वो प्रश्न हट गया। वो क्या है? वो हमारा संज्ञान होगा, ठीक है। डर के हमारे क्वेश्चन भूल गए, वो हमारी भावना होगी, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए किसी छात्र को एग्जाम से डर लग रहा है, ठीक है, तो ये डर क्या करेगा कि जो उसकी सोच है, जो समझने की क्षमता है, उसको प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे बच्चा आंसर अगर वो जान भी जाएगा तो उसके बावजूद भी घबराहट में वो गलत कर देगा। थोड़ा बहुत आंसर आपको याद आया भी तो आप घबराहट में गलत कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए एक बालक है, उसको साइंस पढ़नी है, उदाहरण समझ लिए। देखिए एक बच्चा है, उसको क्या करना है, साइंस पढ़नी है, लेकिन वो बेचारा साइंस से डरता बहुत है, ठीक। तो उसकी भावना क्या हो गई, वो साइंस से क्या है, डरता है, तो उसकी ये भावना हो गई कि वो डरता है, उसके अंदर घबराहट है साइंस को लेकर के, वो घबरा जाता है साइंस को देख करके। इससे होगा क्या, प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो अपना ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो बेचारा चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा। अगर डर से कोई डेफिनेशन याद भी कर लेगा तो भूल जाएगा अगर टीचर पूछ ले तो, क्योंकि साइंस को लेकर के उसके अंदर एक डर है, घबराहट है, ये उसकी भावना है। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, है ना, उसकी परफॉर्मेंस कमजोर हो जाएगी। यहाँ पर जो डर है, जो कि भावना है, वो उसका जो संज्ञान है, जो उसका ध्यान है, जो उसकी याददाश्त करने की क्षमता है, जो उसकी समझ है, ये उसको बाधित कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से वो बेचारा भूल भी जाएगा, ठीक है। तो ये संज्ञान और ये भावना दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वहीं पर अगर इसको एक तरीके से पॉजिटिव अगर देखो, मान लीजिए एक टीचर ने बच्चे ने कॉपी लिखी या आंसर लिखा, तो टीचर ने मान लीजिए बच्चे की सराहना कर दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर लिखा तुमने बहुत अच्छा लिखा है। अब बच्चे की भावना क्या हो गई, बच्चा हैप्पी हो गया, बहुत बच्चा खुश हो गया, बच्चे का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। कॉन्फिडेंस क्या है, हमारी भावना है, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, भाई टीचर ने बच्चे की तारीफ कर दी है, बच्चा खुश हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो विद्यार्थी है वो नेक्स्ट टाइम और भी ध्यान से पढ़ेगा और बेहतर उत्तर देने की कोशिश करेगा कि पहले टीचर ने हमारी तारीफ की थी, ये उस पर प्रभाव पड़ गया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि उसकी जो सीखने की गुणवत्ता है ना, उसमें सुधार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की भावना कैसी थी, उत्साह। अब उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, उसकी रुचि बढ़ गई। रुचि क्या है, उसकी भावना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसका संज्ञान है, उसकी सोच, उसको जो प्रोत्साहन मिला, उसकी सोच बढ़ी कि अब मैं और अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो बालक की जो सोच बढ़ी, ये उसका संज्ञान है। उसकी जो सोच बढ़ी, उसका जो प्रोत्साहन बढ़ा, ये उसका संज्ञान हो जाएगा। और यहाँ पे जो उसके अंदर उत्साह है, जो इंटरेस्ट है, वो उसकी भावना है। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा बच्चे पर, ठीक है। इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, ऑप्शन में सेकंड राइट हो जाएगा। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। जब शिक्षक अमूर्त धारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, तभी बच्चे बेहतर तरीके से लैंग्वेज सीखते हैं। ये बात तो बहुत अच्छी यहाँ पे लिखी है कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे बच्चे किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, ठोस उदाहरणों के माध्यम से। मान लीजिए हम यहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं 5 + 3 = 8, ठीक है। तो बच्चे ठोस उदाहरण हम क्या लाएं, ठोस उदाहरण हम
एक तरफ हमने 5 पेंसिल रख दी, 1 2 3 4 5, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर हमने निशान नहीं लगाया, हमने बच्चे को दी, हाथ में दी उसके, फिर 3 पेंसिल हमने उसको और दी। अब हम कह रहे हैं बेटा ये सब पेंसिल आपस में जोड़ो, तो बच्चा जोड़ रहा है, फिर समझा अच्छा ऐसे 8 होता है। या हमने बच्चे को, हम छोटे थे, मतलब छोटे हम लोगों को कैसे सिखाया जाता था, ऐसे ही तो सिखाया जाता था कि 3 4 5 पेंसिल हैं, अब इसमें से तुम ऐसा करो, ये 2 पेंसिल जो है रमेश को दे दो, तो 2 पेंसिल उसको दे दी, तुम्हारे पास कितनी बची 3। तो ऐसे हमको सिखाया जाता था। ये ठोस उदाहरण हो गया जो हम पेंसिल दे करके बच्चे को समझा रहे हैं, ठीक है। और ठोस उदाहरण वो होता है जहां बच्चा सीधे उस चीज को देख पा रहा है, उसको टच कर पा रहा है, फील कर पा रहा है ना। जब टीचर इनका उपयोग जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, जो अमूर्त अवधारणाएं हैं, उनको समझाने के लिए करते हैं, तो बच्चों के लिए लर्निंग और ज़्यादा आसान हो जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिएगा। अच्छा, बाकी कह रहा है कि औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देता है, उसे लागू करता है। जो औपचारिक भाषा है, तो जो हम फॉर्मल लैंग्वेज है उस पर जोर नहीं देंगे, पहले बच्चे को मातृभाषा में सिखाएंगे। मातृभाषा की अवहेलना हम कभी नहीं करेंगे। मूर्त वस्तुओं की बजाय संकेतों प्रतीकों की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मूर्त वस्तुओं के माध्यम से चीज़ों को सिखाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही उदाहरण है या फिर कौन सही वर्णन करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जिसमें हम अपने मन से, अपनी मर्जी से, हमारा इंटरेस्ट है, हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसलिए हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, ये तो फिर बाहरी प्रेरणा हो गई कि टीचर ने कह दिया कल जो याद करके आएगा उसको इनाम में पेंसिल मिलेगी, तो हम इसलिए नहीं पढ़ रहे, हमारा मन है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको पेंसिल मिलेगी, ये बाहरी प्रेरणा हो जाएगी। हम यहाँ पे आंसर ढूंढना है आंतरिक अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, जहाँ हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जहाँ जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ कंपटीशन से आती है, ये बाहरी अभिप्रेरणा हो गई। डर के भय से क्वेश्चन याद कर रहे हो, ये बाहरी अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा जिसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिले, जिस काम को करने में हमको मजा आए। निम्न में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। आलंबन का मतलब यहाँ पे है स्कैफोल्डिंग। आलंबन का मतलब यहाँ पे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में जैसा कि वाइगोत्स्की ने कहा कि जो बच्चों के लिए टेम्पररी हेल्प होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है बोलकर सोचो। इसका मतलब ये है कि जब शिक्षक अपनी सोच को जोर से बोलता है, जो टीचर सोच रहा है जब उसको जोर से बोलता है, जिससे होता क्या है कि छात्र भी समझता है कि कैसे सोचना है। ये हो गया बोलकर सोचो, थिंक अलाउड। थिंक अलाउड, जो सोच रहे हो उसको जोर बोलो, ये भी इसके फोल्डिंग का ही उदाहरण है प्यारे दोस्तों। संकेत और इशारे करके, यानी कि संकेत और इशारे देना का, ताकि छात्र सही दिशा में सोच सकें। हम संकेत कर रहे हैं, हम इशारे कर रहे हैं कि कैसे सोचना है, ठीक है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, सही प्रश्न पूछना चाहिए जिससे छात्र को सोचने समझने में मदद मिले, हेल्प मिले, ठीक है। आधा हल किया हुआ उदाहरण बच्चों के सामने रखना चाहिए कि आधा आपने हल कर दिया, आधा बच्चे हल करेंगे, ठीक है। इससे बाकी जो आपने आधा हल करके दे दिया, आधा बच्चे हल कर रहे हैं, ये इसका फोल्डिंग हो गया, ठीक है। तो अच्छा, रट करके दोहराना ये गलत है, यहाँ पे किसी प्रकार इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल करके सोचना, संकेत और इशारे के माध्यम से प्रश्न पूछना, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना, ये सभी हमारे क्या हो गए, इसके फोल्डिंग के तरीके हैं, क्योंकि ये छात्र को मदद देते हैं और पूरा काम उनके लिए नहीं करते, बस उसकी हेल्प करते हैं, इसलिए ABCD ऑप्शन राइट हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यानी कि जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल। पहले ग्रॉस मोटर स्किल आती है, बाद में फाइन मोटर स्किल आती है। ग्रॉस मोटर स्किल जो है, ग्रॉस मोटर का स्किल का मतलब ये होता है जहां बच्चे बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग बच्चे पहले सीखते हैं और छोटी मांसपेशियों का प्रयोग बच्चे बाद में सीखते हैं। बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हाथ हिलाना, बैठना, खड़े होना, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, ये बच्चे के अंदर पहले आती हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। फाइन मोटर मतलब पेंसिल पकड़ना, लिखना, है ना, अपनी उंगलियों से चीज़ों को पकड़ना और सुई में धागा पिरोना, ये फाइन मोटर स्किल होती हैं। बटन लगाना, ये बाद में चीज़ें डेवलप आती हैं। इसका ये दर्शाता है कि जो डेवलपमेंट है वो समीप से दूर की तरफ जाता है।
जो डेवलपमेंट है वो समीप दूराभिमुख यानी कि समीप से दूर की तरफ जाता है, जिसमें जो डेवलपमेंट है वो शरीर के केंद्र से शुरू होकर के धीरे धीरे बाहर के जो बाहरी हिस्से हैं जैसे हाथ, पैर, उंगलियों की ओर जाता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट हो गया। सेफेलोकॉर्डल में जो डेवलपमेंट है वो सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, हेड टू टो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? देखिए, मूर्त संक्रियात्मक सोच को किससे अलग कर रही है? पूर्व संक्रियात्मक सोच से। तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक सोच है, मूर्त संक्रियात्मक जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, ये अवस्था होती है 7 से 11 साल की। ये अवस्था 7 से 11 साल की है। और जो पूर्व संक्रियात्मक सोच है, जो फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, ये होती है 2 से 7 साल की। क्या कितनी? 2 से 7 साल की। इतनी बात ध्यान है। अब प्रश्न का आंसर दीजिए। कहता है कि कौन सी क्षमता है जो मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इंद्रियों का समन्वय। क्या कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस ये मूर्त संक्रियात्मक सोच की विशेषता है? इंद्रियों का समन्वय। ये तो आपका जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 साल की, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 साल की, उसकी विशेषता है। इंद्रियों का समन्वय, इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियां यानी कि जो उसके सेंसेस हैं उनके माध्यम से चीज़ों को समझता है, जैसे देख करके छूता है, पैर मारता है। ये 0 से 2 साल की जो अवस्था है वहाँ की विशेषता है, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज की। फिर दूसरा है विकेंद्रण, जिसको हम डिसेंटरिंग कहते हैं। ये किसकी अवस्था है? ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चा कितना है? जहाँ पे बच्चा 7 से 11 साल का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विकेंद्रण का मतलब क्या है? विकेंद्रण का मतलब होता है जब बच्चा एक ही समय में किसी समस्या या किसी भी पॉइंट पर, किसी भी परिस्थिति पर एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान देता है। यहाँ पे बच्चा एक ही प्रॉब्लम के कई सारे एस्पेक्ट्स पर ध्यान देता है, कई सारे पहलुओं पर ध्यान देता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने आपको समझाया था कि बच्चे जो हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों के सामने 2 पानी के गिलास रख दो बराबर, दोनों में पानी भरो, बच्चा कहेगा दोनों में बराबर है। अब क्या करो कि पानी उतना ही है और एक लंबा सा और पतला सा गिलास भर दो। अब बच्चा पहले कहता था कि पानी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि पहले वो लंबाई और ऊंचाई का कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चा जब विकेंद्रण, उसके अंदर जो डिसेंटरिंग का गुण आ गया है, अब अगर बच्चे के सामने आप ऐसा जो है कर दोगे, पतला लंबा गिलास में पानी डालोगे, एक चौड़े वाले बर्तन में पानी डालोगे, यहाँ बच्चा कहेगा कि दोनों में पानी बराबर है, क्योंकि यहाँ पे उसको लंबाई और ऊंचाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यही तो विकेंद्रण है, यही डिसेंटरिंग है प्यारे दोस्तों, ठीक है। आई बात समझ में? विकेंद्रण हो गया, ओके। अगला है परिकल्पित तार्किकता, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। हाइपोथेटिकल रीजनिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो है ये किस उम्र में आता है? हाइपोथेटिकल रीजनिंग ये हमारा जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, 11 से 15 साल का, 11 से 15 साल का जब बच्चा होता है उसके अंदर हाइपोथेटिकल रीजनिंग आती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कहाँ पे आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है ये 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे आई बात समझ में? चलिए, वस्तु स्थायित्व का गुण, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, ओके। तो यहाँ पे जैसे ये कह रहा था मूर्त संक्रियात्मक सोच और पूर्व संक्रियात्मक सोच, तो मूर्त संक्रियात्मक सोच की यही एक विशेषता थी, विकेंद्रण, जो कि 7 से 11 साल के बच्चों की थी, ठीक है। ये जो है इंद्रियों का समन्वय, यहाँ पे बच्चा 0 से 2 साल का है। और परिकल्पित तार्किकता की बात करें, यहाँ बच्चा 11 से 15 साल का है, यहाँ पे भी बच्चा 0 से 2 साल का है। बस ये जो है ये दिखा रहा है मूर्त संक्रियात्मक सोच को। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो गया। हम थोड़ा ज़्यादा समझा देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, बाकी आप कमेंट करके बताइए तो हम थोड़ा कम कर देंगे। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझ करके आउट किया है। मुझे रस्सी ने गिरा दिया, मुझे रस्सी ने चोट पहुंचा दी, मुझे टेबल ने चोट पहुंचा दी, है ना। तो फिर क्या होता है कि यहाँ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह से तर्क देते हैं? तो यहाँ पे बच्चा जब 2 से 7 साल का होता है,
जब बच्चा यहाँ पे 2 से 7 साल का होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तब ऐसी बातें करता है। क्योंकि यहाँ बालक के अंदर एनीमिज्म होता है, यहाँ बालक के अंदर एनीमिज्म देखने को मिलता है, यहाँ बच्चे के अंदर जीववाद होता है, बच्चा मृतिक चीज़ों को या निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। इस उम्र में बच्चा सोचता है कि अगर टेबल से चोट लग जाए बच्चे को और टेबल को 2 बार पीट दो तो उसको लगता है कि अब टेबल भी पिट गई है, अब बराबर हो गई, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को लगता है कि सूरज उनका पीछा कर रहा है, चांद उनका पीछा कर रहा है, खिलौना गिर गया तो उसको चोट लग गई होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे बच्चों के अंदर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे के अंदर ये जो है क्या कहते हैं उसको, ईगोसेंट्रिज्म होता है, आत्मकेंद्रता भी होती है। यहाँ पे बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से ही सोचता है, ठीक है। और ये पूर्व चलन अवस्था है। कौन सी है? पूर्व चलन अवस्था है, ओके। अच्छा, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी उम्र क्या होती है? ये तो सब रट ही लेना, ये 7 से 11 साल की अवस्था है, ठीक है। और ये हमारी 11 से 15 साल की अवस्था या 11 से प्लस कह दो। और ये संवेदी चालक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और ये तो हमने बता ही दिया 2 से 7 साल की अवस्था होती है, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, देखिए, सामाजिक संरचनावादी जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो ये मानते हैं, जिसमें जो प्याजे हैं वो तो हमें चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि भैया बच्चे समाज से ही सीखते हैं, समाज के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं, ठीक है। तो शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त करते, एक्टिव होकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बात तो ठीक है। व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। जरूरी नहीं कि आप वहाँ लेक्चर दिए जा रहे हो तो बच्चा समझ ही जाए। यहाँ पे तो टीचर सेंटर में होता है, बच्चा पैसिव हो जाता है, गलत बात है। प्रत्याहार या दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण, ऐसा भी नहीं होता वहाँ, ये तो रोट लर्निंग पर आप फोकस कर रहे हो, ठीक है, गलत बात है। सेकंड ऑप्शन सही है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।